गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग आयोनाइजेशन इन इंथैल्पी पढ़ेंगे। आयोनाइजेशन इंथैल्पी कहते किसको हैं, व्हाट इज आयोनाइजेशन इंथैल्पी, और कौन कौन सा फैक्टर है जो आयोनाइजेशन एनर्जी को, आयोनाइजेशन इंथैल्पी को, आयोनाइजेशन पोटेंशियल को इफेक्ट करता है, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन इंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी ठीक है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, जैसे एज फॉर एग्जांपल, जैसे हमने सोडियम लिया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11 हो गया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p6 3s1। अब इसमें क्या है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हमारा, क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ यहाँ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 1। अब ये जो 1 है, इसको ऑर्बिट से जो निकालने में जो एनर्जी, मान लिया जाए ये हमारा है न्यूक्लियस, इस फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस में हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और दूसरे ऑर्बिट में क्या है 8 इलेक्ट्रॉन है, और तीसरे में क्या है हमारा 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर करने में जो एनर्जी लगेगा, क्योंकि देखिए ये इस इलेक्ट्रॉन पे क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, अगर इलेक्ट्रॉन है 11 इलेक्ट्रॉन है, तो हमारा प्रोटॉन भी क्या है 11 है। अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो इसका 23 होता है और 11 एटॉमिक नंबर हो गया, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो 23 माइनस 11, तो क्या हो गया आपको 12 हो गया, न्यूट्रॉन है। अब ये क्या करता है, इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। अब इसको हमको क्या करना है, बाहर निकालना है, ऑर्बिट से क्या करना है, बाहर निकालना है। तो अब जो है ये जो न्यूक्लियस है, ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है और ये हमारा क्या है सेकेंड ऑर्बिट है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे में क्या होगा 8 इलेक्ट्रॉन होगा, और यहां हमारा क्या है प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। अब देखिए इस जो इलेक्ट्रॉन हमने क्या किया, पहले जो इलेक्ट्रॉन था उससे क्या हो गया, अब कम इलेक्ट्रॉन हो गया, यहां देखिए कम हो गया। पहले जो है हमारा कितना था 11 था, अब कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। पहले जो इलेक्ट्रॉन हमारा 11 था, अब इसके पास क्या हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया ऑर्बिट से निकाल दिया। अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगेगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। द एनर्जी required to remove electron from outermost orbit, that is known as आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से जो इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगेगा, उसको हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। मीन्स पहले जो हमारा सोडियम था, अब एक इलेक्ट्रॉन जो लॉस किया तो ये क्या बन गया Na प्लस बन गया। पहले हमारा 11 इलेक्ट्रॉन था, अब कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का इन्होंने क्या किया लॉस किया। और भी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमारा सेकेंड है एग्जाम्पल, जैसे एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम ये जो Al+3 बनाता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करके, तो एक स्टेप में नहीं होता, ये 3 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप क्या है, सबसे पहले ये जानिए कि Al क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करके Al+ बनाता है। क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो इसका अगर एनर्जी जो हमारा जो एनर्जी मान के चलिए कि डेल एच जो है, ये आयोनाइजेशन एनर्जी इसका फर्स्ट मानिए। अब ये जो Al+1 है, फिर क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, ये भी लॉस किया, तो इसका जो डेल एच है ये मान के चलिए E2 आयोनाइजेशन एनर्जी।
अब जो हमारा Al2+ है, फिर एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो +3 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो ये हो गया आपको ΔH, आयनाइजेशन एनर्जी 3 हो गया। अब देखिए कि हमने पहला ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगा, ये कितना में लगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन को लगा, और ये तीसरा इलेक्ट्रॉन को। तो तीसरा जो इलेक्ट्रॉन हम लोग निकालते हैं तो आई जो आयनाइजेशन एनर्जी जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो सबसे ज्यादा होता है किससे, 2 से, और 2 ज्यादा होता है किससे, मीन्स जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन घटते जाता है, तो जो इलेक्ट्रॉन का घटता है, लेकिन प्रोटॉन तो घटता नहीं पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है कि अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होते जाता है, तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना बहुत ज्यादा कठिन होता है, मीन्स इट नीड मोर एंड मोर एनर्जी। इसीलिए हमारा जो IE3 जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, और उससे कम होगा IE2, और इससे कम होगा IE1। ये हमारा एल्युमिनियम का केस है। अब अगर मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम में भी यही होता है, मैग्नीशियम का भी केस में यही होता है, लेकिन इसके पहले हम लोग जानते हैं कि कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करेगा आयनाइजेशन एनर्जी को। चलिए इसको आप लोग लिख रहिए। अब हम लोग बात करेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी को कौन कौन सा फैक्टर जो कि इफेक्ट करता है, फैक्टर इफेक्टिंग आयनाइजेशन। देखिए, फैक्टर इफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, फैक्टर इफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, कौन कौन सा फैक्टर है जो कि इफेक्ट करेगा आयनाइजेशन एनर्जी को, कौन कौन सा फैक्टर है जो कि इफेक्ट करेगा आयनाइजेशन एनर्जी को। सबसे पहला जो फैक्टर है ये है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, जैसे जैसे बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, घटता जाता है। जैसे अगर मान लिया जाए कि अब देखिए, ये देखिए हमारा जो रेडियस क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, ये हमारा रेडियस बढ़ते जा रहा है। मान लिया ये हाइड्रोजन का है, ये लिथियम है, ये सोडियम है, ये पोटेशियम है, और ये रुबिडियम है। हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, और रुबिडियम। अब इसका रेडियस क्या हो रहा है, देखिए इसका जो सेंटर से जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। तो जब ये जो जब सेंटर से इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस अगर बढ़ते जा रहा है तो इस पे जो इलेक्ट्रॉन जो यहां है इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, घटते, जैसे जैसे दूरियां बढ़ेगी। मान लिया जाए कि अभी हम यहां खड़ा है और आप जो भी कहीं भी बैठे हुए हैं, और अभी जो अट्रैक्शन होगा और फिर उससे ज्यादा दूरी पे चले जाइए तो अट्रैक्शन क्या होगा, घट जाएगा। यही चीज सेम थिंग होता है कि अगर ये नजदीक में है तो अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। अब जैसे जैसे रेडियस बढ़ते जाता है तो अट्रैक्शन क्या होता है, घटता जाता है। तो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होता है, बहुत आसान हो जाता है। तो रेडियस जैसे बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, घटेगा। मींस रेडियस जो है, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी मींस जो आयनाइजेशन एनर्जी है हमारा, आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस।
अब हमारा एटॉमिक रेडियस अगर बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, घटेगा। एटॉमिक रेडियस घटेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। और जैसे ही हम लोग पीरियडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाएंगे, हमारा जो लेफ्ट से क्या जाएंगे, लेफ्ट से अगर हम लोग राइट की ओर जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज करता है, क्योंकि रेडियस हमारा लेफ्ट टू राइट जैसे ही जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है इंक्रीज करेगा। इंक्रीज आयनाइजेशन एनर्जी, आई का मतलब हुआ आयनाइजेशन, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि अगर हमारा जो एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अगर फुल फील्ड है या हाफ फील्ड है। अब जब फुल फील्ड है, हाफ फील्ड है, तो उस जो स्टेबल जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना, इट नीड मोर एंड मोर एनर्जी। इट नीड मोर एंड मोर एनर्जी। मीन्स हाफ फील्ड and full field electronic configuration has high ionization energy। क्या है बाबू, हाई आयनाइजेशन एनर्जी। मीन्स जो हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है, जैसे मान लिया जाए कि हमारा एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, S2 1s2। अब इसमें जब 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्या है, फुल फील्ड है। अगर हमारा 2p है तो अगर इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है तो क्या है, फुल फील्ड है। 2 इलेक्ट्रॉन भर गया। जैसे नियोन है, नियोन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 10। तो ये हमारा हो गया 2 और 8, मीन्स ये 1s2 2s2 2p6 सभी जो ऑर्बिटल क्या है, फुल फील्ड है। नियोन है या हीलियम की भी बात करें तो इसका हमारा 2 हो गया तो 1s2, ये क्या है, फुल फील्ड है। इस तरह से अगर हाफ फील्ड की बात करें तो अगर हम लोग क्रोमियम की बात करें तो देखिए क्रोमियम में 24 एटॉमिक नंबर है, तो Ar हो गया आपको 4s2 हो गया, और 3d यहाँ तो हमारा 4 होना होता, लेकिन जो है ये नहीं हो करके क्या होगा, Ar 4s1 और 3b5, ये हमारा करेक्ट है, क्योंकि हाफ फील्ड हो गया। हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल देन अनकम्प्लीटली फील्ड। ये क्या है, अनकम्प्लीटली फील्ड है। तो ये जो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या है, मोर स्टेबल है। क्या है, मोर स्टेबल है। तो इसको भी आप इसको लिख सकते हैं D5 और 4s1, इसको भी आप लिख सकते हैं 4s1। तो यहां क्या है, इट नीड मोर एनर्जी। अब कोई एलिमेंट ऐसा भी है जो अनकम्प्लीटली फील्ड है, मान लिया जाए किसी के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में जैसे p2 इलेक्ट्रॉन है, s इलेक्ट्रॉन है, d3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सब क्या है, अनकम्प्लीटली फील्ड है। मीन्स ये नहीं है हाफ फील्ड है, नहीं फुल फील्ड है। तो जो फुल फील्ड है और हाफ फील्ड है उसका जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा क्या होगा, ज्यादा होगा। आपको ध्यान में दे, जैसे नाइट्रोजन का केस देखिए, नाइट्रोजन में क्या है, 7 है, तो 1s2 2s2 2p क्या हो गया, 3। अब देखिए यहाँ क्या है, ये जो 2p3 है ये हमारा हाफ फील्ड है, ये हमारा क्या है, हाफ फील्ड है। तो हाफ फील्ड हो गया तो इट नीड मोर एनर्जी। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं।
तीसरा जो हमारा फैक्टर है उसको अब हम लोग जानते हैं। तीसरा जो हमारा फैक्टर है ये है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज है हमारा। देखिए न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज करता है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जैसे हमारा है लिथियम हो गया, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अब इसका +2 है, +3 है, +4 है, +5 है, +6 है, +7 है, +8 है, +9 है, +10। अब न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। मीन्स न्यूक्लियर चार्ज जो है हमारा, न्यूक्लियर चार्ज ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा आयनाइजेशन एनर्जी की। आयनाइजेशन एनर्जी मीन्स जैसे ही हमारा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या है, बढ़ेगा। फोर्थ देखिए, पेंट्रेशन इफेक्ट। पेंट्रेशन इफेक्ट, अब हमारा s इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद p इलेक्ट्रॉन है, d इलेक्ट्रॉन है और f इलेक्ट्रॉन है। आपको ये जानकारी होगा कि s इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा नजदीक रहता है। अगर कोई न्यूक्लियस है तो इस न्यूक्लियस के सबसे पहले s होगा, उसके बाद ही हमारा क्या होगा, p होगा, उसके बाद ही हमारा क्या होगा, d होगा, उसके बाद f होगा, क्योंकि s में हमारा 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो अब अगर न्यूक्लियस के अगर कोई नजदीक है, अब उस पे जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इट नीड मोर एंड मोर आयनाइजेशन एनर्जी। तो जैसे एस ब्लॉक का जो पेंट्रेशन इफेक्ट ज्यादा है, मींस एस ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस के नजदीक होगा, उसके बाद पी ब्लॉक का होगा, उसके बाद डी होगा, उसके बाद एफ। तो इट नीड मोर एंड मोर एनर्जी। फोर्थ है, फिफ्थ है हमारा शिल्डिंग इफेक्ट। शिल्डिंग इफेक्ट, अब देखिए शिल्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इसको बोलते हैं हम लोग। स्क्रीनिंग इफेक्ट, शिल्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। शिल्डिंग का मतलब क्या हुआ, अब जैसे इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, अब ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, तो अगर लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, तो अब क्या करता है कि ये अट्रैक्शन होता है पॉजिटिव चार्ज से। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, अट्रैक्शन हमारा करता है। लेकिन ये भी जान लीजिए कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। ये हमारा प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। लेकिन इसके नजदीक जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है, तो अट्रैक्शन को क्या करता है, ये घटा देता है। क्या करता है, घटा देता है। तो अगर हमारा शिल्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करेगा, शिल्डिंग इफेक्ट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, मींस बीच में जो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है वो अगर इंक्रीज कर रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी
जैसे ही ये बीच में कोई आ जाएगा तो इसका अट्रैक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कम हो जाएगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। मीन शील्डिंग इफेक्ट अगर इंक्रीज करता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। मीन शील्डिंग इफेक्ट जो है हमारा, शील्डिंग इफेक्ट ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आयोनाइजेशन एनर्जी के। अगर हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, शील्डिंग इफेक्ट अगर बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, घटेगा। इसको आप लोग लिख डालिए।